Okay, so let's begin. हम लोगों ने जनरल वेक्टर स्पेसेस शुरू किया था टॉपिक। हमने कहा था कि वेक्टर्स जो होते हैं उनकी कोई प्रॉपर्टीज होती हैं। वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, मसलन तो आप वेक्टर्स को स्केल कर सकते हैं, आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स की और जीरो वेक्टर होता है, वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर एग्जिस्ट करता है। सो वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जिन चीजों को हमने वेक्टर्स अब आज तक समझा है उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। और ये वाला जो लेक्चर है ये बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई सेट है, you have a set of objects, if this set of objects shares the same properties of vectors, तो फिर हम इस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को वेक्टर्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। Then we can treat this set objects, yeah, objects in this set. We can treat objects in this set as vectors. Okay. ठीक है, सो आज का लेक्चर बस इस चीज़ पे कि वो वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि कुछ और किस्म के ऑब्जेक्ट्स अगर वो शेयर कर लें तो उनको भी हम वेक्टर्स के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। इस लेक्चर में you'll have to I'm not saying you'll have to forget, but you'll have to unlearn some concepts that you have been taught by teachers before me and even by myself in this course, because you'll have to unlearn a few things. हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप एज ए वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं, जिसको आप ये प्लस वाला सिंबल जो आपने बनाया होता है, ये एक ऑपरेटर है जिसको रीडिफाइन कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जिसको आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल कहते हैं, क्रॉस वाला, उसको भी आप रीडिफाइन कर सकते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक। जिसको आप एडिशन कहते हैं, वो अक्सर इसी प्लस वाले सिंबल से डिनोट हुआ होता है। और दो ऑब्जेक्ट्स को जब आप ऐड करते हैं u प्लस v, तो उस एडिशन के रिजल्ट को हम कहते हैं सम आ गया, उन दो ऑब्जेक्ट्स का सम आ गया। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है उसको आप ये x वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, या बस केस ऑब्जेक्ट के साथ पहले k लिख देते हैं, व्हिच मींस कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है k टाइम्स u, उसको आप प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, और ये भी एक ऑपरेटर है। और अभी तक हम जिस वेक्टर स्पेस में काम करते रहे हैं अपनी सारी ज़िंदगी, वो रियल नंबर्स की स्पेस होती थी, और वो वन डिमेंशनल रियल नंबर्स की स्पेस होती थी। कभी कभी हम R2 में भी गए होंगे, टू डिमेंशनल रियल नंबर्स की स्पेस, और कभी कभी हम R3 में गए होंगे, थ्री डिमेंशनल रियल नंबर्स की स्पेस। लेकिन ये जिस स्पेस में आप काम कर रहे हैं, this doesn't have to be
रियल नंबर्स की स्पेस या 2 dimensional रियल नंबर्स की स्पेस या 3 dimensional रियल नंबर्स की स्पेस. It doesn't have to be real numbers at all. It could be any kind of objects. Real numbers होने जरूरी नहीं थे. They could be any kind of numbers or they could be any kind of objects. और उसकी dimensionality जो है वो भी किसी भी किस्म की हो सकती है. वो तो आपने देख लिया 1 2 3 n जितनी भी dimensionality. ओके. लेकिन हम पहले देख लेते हैं रियल नंबर्स वाले जो वेक्टर होते हैं उनकी स्पेसेस. रियल वेक्टर स्पेसेस, ऐसे वेक्टर्स, ऐसी स्पेसेस जिनके अंदर वेक्टर्स हैं, उन वेक्टर्स के अंदर सिर्फ रियल नंबर्स पड़े. Let me add. Okay. So I forgot कि हम क्या डिस्कस कर रहे थे. ओके, वो वाली स्पेसेस, वो वाले वेक्टर्स जो रियल नंबर से बने होते हैं, अगर हम सिर्फ उनकी बात करें तो उनके अंदर ये दो ऑपरेशंस u प्लस v यानी वेक्टर्स की एडिशन और दूसरा ऑपरेशन k टाइम्स u यानी किसी एक वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन. ये जो दो ऑपरेशंस हैं, एडिशन, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका जो रिजल्ट है वो अभी भी उसी वेक्टर स्पेस में लाई करता है. यानी अगर u जो है ये R2 का वेक्टर था और v भी R2 का वेक्टर था, इनका जो रिजल्ट आएगा प्लस करने के बाद वो रिजल्ट भी R2 का वेक्टर होगा. यानी जिस वेक्टर स्पेस में u था, जिस वेक्टर स्पेस में v था, वेक्टर एडिशन produces another vector in the same space. Similarly over here, अगर u Rn का वेक्टर था और आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक और वेक्टर होगा स्केल हुआ लेकिन n नंबर्स का ही होगा, तो अभी भी n Rn में लाई करता होगा. यानी वेक्टर एडिशन and scalar multiplication produce a vector in the same space. Is that clear? Okay. तो एक तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने देख ली हैं. मैं कह रहा था ना वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमने दो प्रॉपर्टीज देखी हैं कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं वो उसी वेक्टर स्पेस में लाई करता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, अब मैं वेक्टर्स नहीं कह रहा, अब मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं किसी सेट V के अंदर, अगर वो भी ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं
यानी अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूं तो जो रिजल्ट आता है वो उसी सेट में लाई करता हूँ V में, और अगर मैं किसी एक ऑब्जेक्ट को K से मल्टीप्लाई करूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो जो रिजल्ट आता है वो अभी भी उसी सेट V में लाई करता हूँ, उस सेट से बाहर ना जाए। तो फिर उस ऑब्जेक्ट्स के सेट को भी मैं वेक्टर स्पेस ही कहूँगा, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टीज एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, if they produce a result that remains in the same set, तो फिर ये तो वेक्टर्स वाली प्रॉपर्टी है, वेक्टर्स ये ओबे करते थे, तो मैं इस ऑब्जेक्ट्स के सेट को भी वेक्टर स्पेस ही कहूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, सो अभी वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो मैंने पिछली स्लाइड पे कही थी कि वेक्टर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो अगर ऑब्जेक्ट्स में हो तो ऑब्जेक्ट्स को हम वेक्टर्स कहने लग जाएंगे। वो वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज है क्या? वो 10 हैं। टू क्वालिफाई एज अ स्पेस ऑफ वेक्टर्स, क्वालिफाई एज अ वेक्टर स्पेस, ये जो सेट है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स पड़े दे मस्ट सेटिस्फाई, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, अभी देखी थी हमने कि u प्लस वी जो है ये भी उसी सेट में लाई करती है ना, u प्लस वी भी उसी v सेट में लाई करता हो। इसे कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर से यहां ये मतलब है कि जब मैं एडिशन करता हूं तो आई एम स्टिल इन द सेम सेट, मैं उससे बाहर नहीं निकला, यानी एज फार एज एडिशन इज कंसर्न्ड आई एम क्लोज्ड, मैं वी में ही रहूंगा, मैं वी से बाहर नहीं निकल सकता। द बैग, वी का जो बैग है वो क्लोज्ड है एज फार एज एडिशन इज कंसर्न्ड। मैं दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करूंगा, अभी भी उसी बैग में रहूंगा, तो इसे कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। एक ये है, एक हमने और देख लिया, नंबर 6। नंबर 1 हम देख चुके हैं, नंबर 6 हम देख चुके हैं, और नंबर 6 कहते हैं कि k को अगर मैं u वेक्टर या ऑब्जेक्ट को अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं तो अभी भी उसी स्पेस में रहूंगा। इसे कहते हैं क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर उसी वजह से कि अगर मैं स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, जितना मर्जी मल्टीप्लाई कर लूं, k चाहे 0 हो, k 1 हो, k -1 हो, k 1 मिलियन हो, -1 मिलियन हो, जो मेरा रिजल्ट है वो अभी भी उसी सेट V के अंदर रहेगा। तो आई एम स्टिल क्लोज्ड व्हेन आई डू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये दो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब और क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर ये दो ट्रू है। लेट्स लुक एट द अदर प्रॉपर्टीज। बाकी प्रॉपर्टीज हैं कि जो वेक्टर एडिशन है वो सिमेट्रिक है, u प्लस वी इक्वल्स v प्लस यू, तो सिमेट्री है, ठीक है। u प्लस वी प्लस डब्ल्यू में आप पहले v प्लस डब्ल्यू ऐड कर दें या पहले u प्लस वी ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आंसर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 इज के आपके पास एक जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करना जरूरी है, ये जरूरी है, ठीक। अगर आप वेक्टर स्पेस हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर एक जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर किसी सेट के अंदर जीरो वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। जीरो वेक्टर का एग्जिस्ट करना जरूरी है अगर आप वेक्टर स्पेस, और जीरो वेक्टर का ऑपरेशन किस किस्म का होता है कि अगर आप उससे ऐड करेंगे, किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यू गेट द सेम वेक्टर u। प्रॉपर्टी नंबर 5 जरूरी है कि नेगेटिव वेक्टर का होना भी जरूरी है, कि अगर एक वेक्टर u उस सेट V में है तो उसका नेगेटिव यानी -u भी सेट V के अंदर होगा। अगर किसी वेक्टर का नेगेटिव उस सेट से बाहर है, उस सेट के अंदर लाई नहीं करता, तो ये सेट वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा। वेक्टर स्पेस कहलाने के लिए आपको
जीरो वेक्टर भी चाहिए और आपको हर वेक्टर का नेगेटिव भी चाहिए अगर आप वेक्टर स्पेस, वरना नहीं। और नेगेटिव वेक्टर क्या करेगा? नेगेटिव वेक्टर ये करता है कि अगर आप u के अंदर उसका नेगेटिव ऐड करें तो जीरो वेक्टर आ जाता है आपको फॉर एवरी u। कोई भी u ले लें आप, सबके लिए दिस विल बी ट्रू कि उस v जो सेट है उसके अंदर हर मेंबर का कोई नेगेटिव वेक्टर एग्जिस्ट करता होगा और जिसको आप ऐड करेंगे दोनों को तो जीरो वेक्टर आंसर आएगा। 6 हमने पहले ही देख लिया, क्लोजर इंटर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नंबर 7 के ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी जो मल्टीप्लिकेशन है k टाइम्स u प्लस v वेक्टर्स, इसको आप लिख सकते हैं k टाइम्स u प्लस k टाइम्स v, यानी रिजल्ट को स्केल कर लें या फिर वेक्टर्स को स्केल करके ऐड कर दें, या तो सम को स्केल कर दें या वेक्टर्स को पहले स्केल कर दें और ऐड कर दें, एक ही आंसर आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास स्केलिंग दो स्केलिंग हुई है, वेक्टर u को आपने पहले k टाइम स्केल किया है और फिर लीनियर कॉम्बिनेशन कर ली u के साथ ही जो m टाइम स्केल हुआ था, इसे सेम एज कि आप स्केलिंग फैक्टर्स को ऐड कर लें k प्लस m और फिर एक ही दफा स्केल कर दें। और प्रॉपर्टी नंबर 9 इज कि अगर आपने u को पहले m से स्केल किया और रिजल्ट को फिर k से स्केल कर दिया, इससे सेम एज कि आप वो स्केलिंग जो थी उनको मल्टीप्लाई कर देते km और इस एक दफा स्केल कर लेते बाय दिस प्रोडक्ट km। प्रॉपर्टी नंबर 10 इज के 1 से अगर आप u को स्केल करेंगे तो u चेंज नहीं होगा। अगर आप u की स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे तो u विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये 10 प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेस की। इसमें कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? और बाय द वे ये हम ये खुद डिफाइन कर रहे हैं कि अगर ये 10 प्रॉपर्टीज होंगी तो ऐसे सेट को हम वेक्टर स्पेस का नाम दे देंगे। ये हमने खुद किया। किसी भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में अगर ये प्रॉपर्टीज हुई 10 तो हम उस सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को एक खास नाम दे देंगे वेक्टर स्पेस। एंड हियर्स द इंटरेस्टिंग पार्ट कि उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं, मसलन हम u कह रहे थे, u और v इस तरह के नाम दे रहे थे, उस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स, वो सेट है जो वो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं u, वो n डिमेंशनल नंबर्स की लिस्ट भी हो सकती है, जैसा कि हम अभी देख रहे थे। फॉर एग्जांपल Rn, या इंटीजर्स, n डिमेंशनल इंटीजर्स ले लें Gn, और एनीथिंग, ठीक है, कोई भी n डिमेंशनल चीज है। इंटरेस्टिंगली जिसको आप u कह रहे थे वो 2D अरेज भी हो सकते थे, वो मैट्रिक्स हो सकते हैं, ठीक है। यानी एक वेक्टर्स, एक ऐसी स्पेस जिसमें हर पॉइंट जो है वो एक लेट्स से m बाय n का मैट्रिक्स है, ठीक है। जिस तरह आप वेक्टर्स को ऐड करते थे, मैं मैट्रिसेस को ऐड कर लूंगा। जिस तरह वेक्टर्स को स्केलर मल्टीप्लाई करते थे, मैं मैट्रिसेस को स्केलर मल्टीप्लाई कर दूंगा। जिस तरह आपके पास जीरो वेक्टर होता था, मेरे पास जीरो मैट्रिक्स होगा। जिस तरह आपके पास नेगेटिव वेक्टर होता है, मेरे पास नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। लेकिन इवन दो ये मैट्रिक्स है, अब कई लोग इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इवन दो ये मैट्रिक्स है, ये 2D अरे है, इसको मैं, ये जो हम नया व्यू पॉइंट ले आए हैं जनरल वेक्टर स्पेसेस का, उसके मुताबिक दिस इज सम वेक्टर इन वेक्टर स्पेस ऑफ m by n matrices, ठीक है। यानी जो वेक्टर स्पेस ऑफ m by n मैट्रिसेस मैंने लिखा है ना, ये वाला पार्ट, ये है वो सेट V। यानी मेरे पास एक सेट V है जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं वो 2D मैट्रिसेस हैं। किस किस्म के? जिनमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। तो m by n साइज के मैट्रिसेस हैं एक सेट V के अंदर, और
वो वाले जो मैट्रिसेस हैं वो 10 की 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं पिछली स्लाइड वाली, और चूंकि वो करते हैं इसलिए मैं उस सेट V को एक वेक्टर स्पेस कहूंगा, और उस वेक्टर स्पेस के हर ऑब्जेक्ट को, वो हर ऑब्जेक्ट है क्या, मैट्रिक्स m/n का, पर उस हर ऑब्जेक्ट को मैं वेक्टर की तरह ट्रीट करूंगा। तो अब वेक्टर जो टर्म है उसकी आपको एक ज्यादा जनरल डेफिनेशन मिल रही है। वेक्टर हमेशा सिर्फ वो n डिमेंशनल n नंबर वाली लिस्ट नहीं है। वेक्टर 2D अरे हो सकता है, वेक्टर एक इवन 3D अरे हो सकता है, वेक्टर n डिमेंशंस का अरे हो सकता है। मतलब 3D अरे ऐसे होगा जिसमें इस तरह नंबर पड़े हैं और फिर इधर को भी नंबर पड़े हैं, पूरा वॉल्यूम है नंबर से भरा हुआ, ND अरे। इस तरह इनको टेंजर भी कहते हैं, टेंजर्स। इवन 2D मैट्रिक्स भी एक टेंजर ही होता है, 1D वेक्टर भी एक टेंजर ही होता है। सो टेंजर एक जनरल फॉर्म है, n डिमेंशनल अरेज का नाम टेंजर होता है। कोई इमेज ले लें, इमेजेस का सेट, क्योंकि इमेज 2D अरे ही है, या अगर कलर्ड इमेज है तो 3D अरे कह लें, 3 चैनल्स वाली। तो इमेजेस का सेट can be vector space, videos का set can be vector space, each video will be treated as a vector। बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, डॉक्यूमेंट्स का सेट कैन बी ट्रीटेड, एवरी डॉक्यूमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर। एक्सरे इमेजेस हैं आपके पास लोगों के, वो वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स होंगे। ब्रेन स्कैन है लोगों के, ईमेल्स हैं, so many things can be treated as vectors as long as they satisfy those 10 properties, right? As long as the objects satisfy the 10 vector space axioms, those objects can be treated as vectors in a general vector space। ठीक है, कोई सवाल? Any questions? No, sir. No questions? Is it clear? Yes, sir, clear है। Okay. Okay. कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं वेक्टर स्पेसेस के। Let's look at this zero vector space. इसके अंदर क्या पड़ा होगा? तो बता सकता है? सर कुछ भी नहीं होगा, कंप्लीट होगा। नहीं, इसके अंदर एक चीज तो पड़ी है, जीरो, जीरो वाला वेक्टर पड़ा। ठीक है, एक वेक्टर है जिसके अंदर जीरोज पड़े। मैं कहूंगा कि ये जो सेट है, अभी ये वेक्टर स्पेस नहीं, ये सेट है। V इज अ सेट जिसके अंदर ये एलिमेंट एक पड़ा है जीरोज से भरा हुआ, एंड दैट्स इट। इसके अंदर और कुछ नहीं पड़ा। लेट्स सी कि ये वो 10 एक्सियम सेटिस्फाई करता है। क्या थे वो 10 एक्सियम? जीरो वेक्टर स्पेस में U को ले लेते हैं। U को क्या रखूं मैं? ये हेल्प कर सकते हैं। U को क्या रखूं? कौन सा एलिमेंट लूं V में से? है ही एक, और दूसरा वेक्टर चूज कर दें। V क्या रखूं? वो भी अगेन जीरो ही होगा। इस स्पेस में है ही एक, वो भी जीरो ही होगा। ओके, सो लेट्स डू U plus V equals 0 plus 0 which is 0। और ये जो 0 आया है, इज इट अ मेंबर ऑफ दैट सेट?
Yes, sir. Yes, it's a member of V. So property 1 is satisfied. Property 2, U plus V जो कि 0 आता है, हमने देख ही लिया है. It's the same as V plus U. अगर मैं ये किया होता तो तब भी 0 ही आना था. Property number 2 satisfied. Property number 3 क्या थी? आप लोग अगर मुझे बताते जाएं. Distributive है. K times U plus V ऐसा था? नहीं, अच्छा दूसरा था. U plus V plus W और यहाँ पे ब्रैकेट्स थे. इसका आंसर आना क्या है बाय द वे? V प्लस W क्या होना है? W भी तो जीरो वेक्टर ही होना है ही एक. सो ये 0 प्लस 0 0 आ जाना है, उसको U में ऐड करना है, वो भी 0 है, आंसर 0 वेक्टर आ जाना है. और वो ऐसे भी आ सकता था कि आप पहले U प्लस V ऐड कर देते जो कि 0 आना था, और फिर उसमें W ऐड कर देते जो कि 0 था, और 0 प्लस 0 फिर से 0 आ जाना था. सो थर्ड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरीफाइड. नंबर 4, वो क्या थी? U plus 0 is equal to U. U प्लस 0 इक्वल्स U आ जाएगा. और उसमें ये भी था कि जीरो शुड बी अ मेंबर ऑफ V, है ना? तो देख लेते हैं V के अंदर है 0. यस, V के अंदर है 0, तो देयरफॉर ये भी सेटिस्फाई हो गए. नंबर 5 क्या थे? Additive inverse वाली. U प्लस माइनस ऑफ U इक्वल्स 0. ये देखना है. वेल, ये एग्जिस्ट करता भी है ये सेट, ये वाला एलिमेंट. कोई है मेरा ऐसा माइनस U वेक्टर जो मैं ऐड करूं तो 0 आंसर आ जाए? जीरो ही होगा तो असल में U खुद 0 है, और 0 के अंदर 0 ही ऐड कर दूं तो 0 ऐड आ जाता है, 0 आंसर आ जाता है. विच मीन्स कि ये था वो माइनस ऑफ 0. तो इसका यानी इसका जो नेगेटिव है वो भी सेट के अंदर मौजूद है, वो 0 ही है, खुद ही है. तो एडिटिव इनवर्स इज ऑल्सो प्रेजेंट, 0 इज ऑल्सो प्रेजेंट. नंबर 6, अगर मैं U को स्केल कर दूं K से तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर के किसी एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, और 0 ही होगा जो वेक्टर के एलिमेंट के वो 0 होगा बाय द वे. और क्या वो V का सेट है? V के अंदर है, तो इसका मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड है, क्योंकि U है ही 0. नंबर 7 क्या था? Distribution of multiplication over addition. K टाइम्स U प्लस V ऐसा था? Yes, sir. बाय द वे U प्लस V का आंसर क्या आना है? 0 ही आएगा, लेकिन वो A U plus K भी. तो वो आप भले ऐसे कर लें, क्योंकि U और V दोनों 0 हैं, तो K टाइम्स भी कर लें, ऐड कर लें, 0 ही आने हैं आंसर. यानी आप राइट से चले जाएं, लेफ्ट से आ जाएं, 0 ही आंसर आना है, ये बराबर है. ये भी वेरीफाई हो गया. नंबर 8, सर इसमें पहले स्केलर ऐड किया जा रहा है, फिर बाद में U से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. राइट. K प्लस M टाइम्स U. आपको पता है U जो 0 वेक्टर है, आंसर 0 वेक्टर आ जाना है. और ये ऐसे भी आ सकता था कि आप K टाइम्स U कर लेते प्लस M टाइम्स U कर लेते. दोनों केसेस में U है ही 0 वेक्टर, तो अगेन राइट से चलें 0 आएगा, लेफ्ट से चलें 0 आएगा, बराबर. नंबर 9 क्या था? K times MU. जिसका आंसर बाय द वे 0 आ जाना है.
और फिर कहा गया था कि इसको आप ऐसे लिख लें km टाइम्स u। ठीक है, दोनों तरफ से कर लें, 0 ही आना है आंसर, ये भी वेरीफाई हो गया। व्हाट एल्स, नंबर 10 क्या था? हाँ, हर वन से 1 into u is equal to v। वेल u 0 वेक्टर है तो 0 आ जाना है, विच इज इक्वल टू u, राइट? u खुद भी 0 वेक्टर ही था, 0 वेक्टर ही आंसर आया। तो 10 की 10 सेटिस्फाई हुई, यानी दिस सेट दैट कंसिस्ट जस्ट ऑफ द 0 वेक्टर इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब ये देखने को तो बड़ा मतलब ट्रिवियल सी और यूजलेस सी वेक्टर स्पेस थी, लेकिन एटलीस्ट हमारी प्रैक्टिस हो गई है कि वेक्टर स्पेस में क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जो जीरो वेक्टर है मतलब उसकी डायरेक्शन तो आर्बिट्रेरी होती है ना, तो हम माइनस या प्लस किस बेस पे डिसाइड करते हैं? जो माइनस आया है वो भी तो 0 वेक्टर ही आया है ना। क्योंकि माइनस भी 0 वेक्टर ही आया है तो प्लस माइनस की क्या फिक्र करनी है, डायरेक्शन की क्या फिक्र करनी है। ठीक है सर। अच्छा, लेट्स लुक एट the other set now, Rn। Rn के अंदर भी आप प्रॉपर्टी नंबर 1, क्या ये सेटिस्फाई होती है? ये कैसा वेक्टर आएगा? Rn में u प्लस v कैसा वेक्टर आएगा? सही, ये भी रियल आएगा। रियल नंबर ही आएगा। कितने रियल नंबर्स आएंगे? सिंगल आएगा सर, एक। u जो है वो n नंबर्स का वेक्टर है, उसमें आपने ऐड किया v जो कि n नंबर्स का वेक्टर है। जो आंसर आया वो कितने नंबर्स का वेक्टर होगा? n नंबर्स का। वो भी n नंबर्स का वेक्टर होगा, और अगर n नंबर्स का वेक्टर है इसका मतलब है कि इट बिलोंग्स टू Rn। तो पहली चीज प्रूव हो गई कि u प्लस v इज ऑल्सो मेंबर ऑफ Rn, यानी क्लोजर अंडर एडिशन, वेक्टर एडिशन। यस और नो? यस सर। नंबर 6 भी शो कर देता हूं मैं, असल में ट्रिवियल है ये। k टाइम्स u, ये होगा k टाइम्स वेक्टर जिसके अंदर n नंबर्स थे, तो ये एक और वेक्टर आ जाएगा। तो लिखता k टाइम्स पहली एंट्री, k टाइम्स दूसरी एंट्री, डॉट 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 k टाइम्स आखिरी एंट्री, तो ये n नंबर्स का एक और वेक्टर आ गया, तो इट्स स्टिल इन Rn। तो क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों हो गई। यस सर। ओके, बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। Because I think you've gotten the hang of it, right? कि ये कैसे होना है, ट्रिवियल सी हैं सारी। कोई सवाल? कोई सवाल जी? Okay. Similarly, infinite dimensional vectors की स्पेस, ये भी वेक्टर स्पेस होती है, ये भी 10 के 10 एक्सियम सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली जो हमने पहले देखा था Rm/n, यानी वो स्पेस जो कि m/n साइज के मैट्रिसेस की स्पेस है और उसके अंदर रियल नंबर्स पड़े हैं सिर्फ,
ये भी 10 के 10 एक्सियम सेटिस्फाई करेगी. Let's look at this one. और इसकी मैं सिर्फ 1 और 6 प्रूव करूंगा, क्लोजर्स प्रूव करूंगा अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. वन ऑब्वियस. इसके अंदर अगर एक मैट्रिक्स लूं और उसको एज वेक्टर डिनोट कर रहा हूं मैं, ये है मैट्रिक्स असल में m/n का, और उसको ऐड करूं एक और मैट्रिक्स में जो m/n का है, आंसर जो आएगा वो उसका साइज क्या होगा? m/n ही होगा. m/n ही साइज होगा. और ये अगर इसमें रियल नंबर्स थे, इसमें भी रियल नंबर्स थे, तो रियल नंबर्स को जब मैं सम करता हूँ अभी भी रियल नंबर्स ही आएंगे. तो इसका मतलब है कि ये एक m/n का मैट्रिक्स है जिसके अंदर रियल नंबर्स पड़े, तो रियल नंबर्स का m/n मैट्रिक्स. सो क्लोजर अंडर एडिशन तो हो गया. क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, k टाइम्स u, where u is an m/n मैट्रिक्स. तो ये हो जाएगा k टाइम्स पहली एंट्री, k टाइम्स दूसरी एंट्री, डॉट 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 k टाइम्स nth एंट्री, और इसी तरह चलते जाएं तो k टाइम्स आखिरी एंट्री m/n वाली. बेसिकली सारी एंट्रीज k से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन एंट्रीज हैं कितनी? m/n. तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स अभी भी आफ्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये m/n साइज का ही है और इसमें रियल नंबर्स पड़े हैं, तो इसी सेट का है. सो इट्स क्लोज्ड अंडर एडिशन, इट्स क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. बाकी यू कैन, they're easy to do the rest. ठीक है. And when I say do the rest, I mean do them. ठीक है. Okay. फिर एक और स्पेस देख लेते हैं, वेक्टर स्पेस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस. ये मुझे सिर्फ जुमला समझा सकता है कोई? द वेक्टर स्पेस या द सेट ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, इसका क्या मतलब है? तो जिसमें रियल एंट्रीज पाई जाएं. दोबारा बताएं. जिसमें? सर ऐसा वेक्टर जिसमें जो उसकी एंट्रीज हैं वो रियल हों. नहीं, रियल नंबर्स हों. ऐसा वेक्टर जिसकी एंट्रीज रियल हो. ऐसा वेक्टर स्पेस. थोड़ा और समझाएं. वेक्टर स्पेस तो उसको मैंने कह दिया है. मैं वो सेट समझना चाह रहा हूँ. सेट में क्या पड़ा होगा? जिस तरह जब मैंने जीरो वेक्टर स्पेस की बात की तो मैंने आपको बताया कि सेट में ये पड़ा है, जीरो पड़ा है बस. ये जो सेट बनने लगा है, ये इस सेट में क्या पड़ा है? सर इस सेट के अंदर ऐसे फंक्शन पड़े होंगे जिसको रियल नंबर सेटिस्फाई करते होंगे. ऐसे फंक्शंस पड़े होंगे जिनको रियल नंबर्स सेटिस्फाई करते होंगे. फंक्शन को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? सर जैसे x + y = 2, तो उसके अंदर x और y की रियल वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं. सर ऐसी वैल्यू एंटर करें कि जो आंसर है वो डिफाइंड हो. जो आंसर है वो डिफाइंड हो. यस सर. तो अगर मैं आंसर ये ले आऊं कि आंसर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफाइंड तो है ये आंसर, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है आंसर. सर वो फिर रियल भी नहीं होगा. तो फिर अपना आंसर आप अपडेट कर सकते हैं. इस जुमले का क्या मतलब है? रियल वैल्यूड फंक्शंस. सर जिसकी डोमेन रियल नंबर है, डोमेन और रेंज. डोमेन के बारे में तो कुछ नहीं कह रहा ये. आपका आधा जवाब ठीक है. रियल वैल्यूड फंक्शन वो फंक्शन होगा कि जिसमें आप x डालें इनपुट
जो भी डोमेन थी, आई डोंट केयर, हो सकता है रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, व्हाटएवर, जो भी थी, मैं एफ ऑफ एक्स निकालता हूं आंसर। ये जो एफ ऑफ एक्स आंसर निकला है फंक्शन का, फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की है वो वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए। दैट्स अ रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर ये वैल्यू होती कॉम्प्लेक्स नंबर तो मैं कहता कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। अगर ये वैल्यू होती सिर्फ इंटीजर तो मैं कहता ये इंटीजर वैल्यूड फंक्शन है। अगर फंक्शन की आउटपुट होती सिर्फ नेगेटिव नंबर तो मैं कहता ये नेगेटिव वैल्यूड फंक्शन है। Did you get the idea? यस सर। So मेरा सेट V, अब इसके अंदर क्या पड़ा है? बैग है एक बड़ा सा, V बड़ा सा सेट है, क्या पड़ा है इसके अंदर? Anyone? फिर इसका जो आखिरी कॉलम है उसमें रियल वैल्यूज होनी चाहिए, बाकी इमेजिनरी भी हो सकती हैं, रियल भी हो सकती हैं। ये दोबारा बताना पड़ेगा, दोबारा बताएं। तो जो इसका आखिरी कॉलम है वो असल में उसकी रेंज होती है, उसकी आउटपुट होती है, उसमें रियल वैल्यूज होनी चाहिए। तो बाकी जो उसकी एंट्रीज हैं उसमें रियल भी हो सकती है, उसमें इमेजिनरी भी हो सकती है। Yeah, so okay, इस सेट के अंदर सारे वो वाले फंक्शंस पड़े, एफ कह लें, जी पड़ा होगा इसके अंदर, कोई एच फंक्शन होगा, कोई बहुत सारे फंक्शंस पड़े होंगे इसके अंदर, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन। ये तमाम वो वाले फंक्शंस हैं जिनका जो रिजल्ट आता है वो रियल नंबर, जो एक नंबर प्रोड्यूस करते हैं, रियल नंबर, वो तमाम फंक्शन इस सेट के अंदर। ये बात समझे? जी सर। और अब इस सेट के बारे में हम कहने लगे हैं, देखने लगे हैं क्लोजर अंडर एडिशन। यानी अगर मैं अगेन, अब जब मैं कहता हूं, जो आप पहले वेक्टर्स कह रहे थे ना, यू और वी, अब मुझे वेक्टर्स का नाम वी के अंदर से मैं सेट वी के अंदर से मैं दो वेक्टर लेता हूं। एक वेक्टर का मैं नाम रखता हूं एफ, और ये वेक्टर की तरह ही मैं इसको कह रहा हूं। यानी इधर मैं बोल्ड नहीं लिख सकता, एक्चुअली मैं कर सकता हूं। Let me write this in bold. Let me write this in bold. मेरे पास एक वेक्टर है f और एक वेक्टर है g और एक वेक्टर है h। मुझे चाहिए नहीं होगा, आप लोगों को चाहिए होगा बाकी प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए। जो मेरे पास वेक्टर है f, वो असल में ये वाला फंक्शन है f ऑफ x। जो मेरा वेक्टर है g, वो असल में ये वाला फंक्शन है g ऑफ x। u v की बजाय मैं f और g कह रहा। और क्लोजर अंडर एडिशन ऐसे लिखेंगे जिस तरह u प्लस v लिखते थे, मैं f प्लस g लिखूंगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x। क्या ये रियल नंबर है f ऑफ x जो आया? एनीवन? सर अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो रियल नंबर ही होगा है, क्योंकि मैं ये दोनों मैं कह रहा हूं कि ये v से आए हैं।
ये सेट V के अंदर से आए, ये सेट V के अंदर से आए दोनों F और G। जी सर रियल होगा। तो रियल होगा, और g ऑफ x भी रियल नंबर रिटर्न कर रहा होगा। तो रियल नंबर प्लस रियल नंबर गिव्स यू अनदर रियल नंबर, व्हिच मींस कि ये जो f प्लस g मैंने वेक्टर एडिशन लिखी है यहाँ पे, f प्लस g ऑब्जेक्ट्स की एडिशन जो लिखी है, उसका जो रिजल्ट है वो अभी भी v के अंदर ही है, रियल नंबर ही है। रियल नंबर यानी ओके, इस तरह से देख लें कि आपने असल में क्या किया है, आपने ये किया है यानी f प्लस g एक नया वेक्टर बन गया, जिसमें आप x पास कर देते हैं, ठीक है, और वो भी जो आंसर रिटर्न करता है वो रियल नंबर है, विच मीन्स के ये जो f प्लस जी जो फंक्शन बना है, ये वाला f प्लस जी वाला जो फंक्शन है, ये भी चूंकि रियल नंबर ही रिटर्न करता है, इसका मतलब है कि f प्लस जी भी इसी सेट के अंदर ही लाया करता है, क्योंकि ये सेट कौन सा था, ये सारे का सारा वो सेट था जो रियल नंबर्स रिटर्न करने वाले फंक्शन थे। तो अगर f रियल नंबर रिटर्न करता है, g रियल नंबर रिटर्न करता है, उनका जो एडिशन है f प्लस जी, ये जो फंक्शन बनता है वो भी रियल नंबर रिटर्न करता है, वो भी इसी सेट में लाया करता है। इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। एंड देन प्रॉपर्टी नंबर 6, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। k टाइम्स f का मतलब क्या होगा? k टाइम्स f का मतलब सर उसकी जो आउटपुट होगी वो k टाइम्स इंक्रीज कर देगी। k टाइम्स f ऑफ x होगी, ठीक है, यस सर। जो कि एक रियल नंबर है, क्योंकि f ऑफ x रियल नंबर है। k टाइम्स ए रियल नंबर इज स्टिल अ रियल नंबर। तो इसका मतलब है कि चूंकि आपने वेक्टर f को जब या ऑब्जेक्ट f को स्केल कर दिया k से, तो उससे जो फंक्शन बना वो भी रियल नंबर ही रिटर्न करता है। इसका मतलब ये वाला फंक्शन भी v के अंदर ही लाएगा। तो इट्स क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सर हम k को रियल कैसे कह सकते हैं? k स्केलर हम हमेशा रियल ले रहे हैं। जब भी हमने k स्केलर लिया है तो k हर बारी हमने कोई रियल वैल्यू ली। ओके सर। हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह ही उसे रहे हैं जो रियल नंबर से मल्टीप्लिकेशन। ओके ओके, बाकी ये दो हो गई, डू द रेस्ट, कंटिन्यू। ओके, अभी हमने कुछ एग्जांपल्स देख ली हैं उन सेट्स की जो वेक्टर स्पेस बन जाते हैं। कुछ ऐसे सेट्स भी हैं जो फिर वेक्टर स्पेस नहीं बनते, वो उन 10 प्रॉपर्टीज में से कोई ना कोई प्रॉपर्टी फेल कर जाती है। लेट्स लुक एट अ फ्यू। लेट्स लुक एट द सेट Rn प्लस। Rn प्लस का मतलब ये है n डिमेंशनल रियल नंबर्स के वेक्टर्स, लेकिन जो n रियल नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए, यानी इसके वेक्टर्स में सिर्फ पॉजिटिव एंट्रीज हैं, इसमें नेगेटिव नहीं हो सकते, ठीक है। ये सेट वेक्टर स्पेस नहीं होगा, कोई मुझे बता सकता है क्यों? सर क्योंकि
सर क्योंकि जब हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k नेगेटिव भी हो सकता है। तो सर फिर वो सिक्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हमारा जो फंक्शन इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पड़े। yes, so let's look at this in detail. Rn plus एक ऐसा सेट है जो सिर्फ जो वेक्टर्स हैं n रियल नंबर्स वाले वेक्टर्स हैं लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स वाले वेक्टर्स हैं। लेट्स लुक एट प्रॉपर्टी नंबर 1। क्या ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन? मेरे पास एक वेक्टर है u पॉजिटिव नंबर्स वाला, एक और वेक्टर है v पॉजिटिव नंबर्स वाला। आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव नंबर वाला ही आएगा। वो अगर पहले वालों में n नंबर्स थे, इसमें भी n नंबर्स होंगे और चूंकि दोनों पॉजिटिव थे सम भी पॉजिटिव ही होगा। सो क्लोजर अंडर एडिशन तो है। लेट्स लुक एट क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या ये है कि नहीं? k टाइम्स u, इसमें आप k को, अगर मैं k को -1 कर दूं या k को माइनस एनीथिंग कर लूं फॉर एनी k लेस देन 0, k times u will not be a subset of Rn plus, क्योंकि जब k नेगेटिव हो जाएगा तो u के अंदर जो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे नेगेटिव हो जाएंगे और जो रिजल्ट आ गया वो तो Rn माइनस में चला गया, Rn प्लस में है ही। सर जीरो शामिल है Rn प्लस में? दोबारा बताएं। जीरो जो है वो Rn प्लस में शामिल है? वेल डिपेंड करता है, आपने पॉजिटिव में जीरो शामिल करना है तो मैं सवाल वापस आपकी तरफ फेंकता हूँ, क्या पॉजिटिव नंबर इज जीरो अ पॉजिटिव नंबर? सर कुछ कह नहीं सकते। सो एक तरीका ये है कि आप कह दें नेगेटिव, इधर कह दें पॉजिटिव और इधर कह दें जीरो, यानी नॉन नेगेटिव, नॉन पॉजिटिव। यानी अगर आपने धक्के से इसको अलग करना ही है तो आप कहते हैं ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, ये जीरो है। तो इफ यू डिफाइन पॉजिटिव एज ओनली दिस साइड तो ठीक है, उनमें जीरो नहीं है। सम पीपल डिफाइन दिस एज नॉन नेगेटिव, यानी जब आपने जीरो भी इंक्लूड करना होता है ना तो आप कहें नॉन नेगेटिव। लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव कह रहे हैं तो आई वुड से कि फिर जीरो नहीं है इसमें, ये सिर्फ पॉजिटिव। ओके सर। बाय द वे अगर इसमें जीरो नहीं है तो एक और भी रूल है जो यहाँ पे फेल हो जाता है। विच वन? एडिटिव इनवर्स वाला। और उसके साथ एक और भी है, वो भी फेल हो जाता है। सर अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर k की वैल्यू जीरो होगी? नहीं, जीरो इज नॉट अ मेंबर, जीरो वेक्टर ही नहीं है इसके अंदर, ये वेक्टर स्पेस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर जीरो वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर से भरा होता है। तो ये भी फेल हो गया, इसमें जीरो वेक्टर ही नहीं है, इट कांट बी अ वेक्टर स्पेस। तो इस तरह और भी फेल हो जाएंगे, ठीक है। शायद और एग्जिस्ट करेगा? दोबारा पूछिए। नेगेटिव और वेक्टर्स वो भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल, हाँ मैं इसलिए चले लिख देता हूँ, चले 5 जो है ये भी, ये नेगेटिव वेक्टर कैन नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि ये लाने के लिए आपको ये जो माइनस यू है, ये टर्म Rn प्लस में नहीं हो सकती। एडिटिव इनवर्स उस सेट में नहीं है।
एडिटिव इनवर्स उस सेट में नहीं, देयरफॉर ये सेट आप इसको सेट तो कह सकते हैं, Rn प्लस को सेट तो कह दें, वेक्टर स्पेस नहीं है। सेट यस, वेक्टर स्पेस नो, क्योंकि ये वो 10 रूल्स 10 के 10 इसने वो सेटिस्फाई करनी प्रॉपर्टीज, कुछ शायद कर ले, कुछ नहीं कर रहा। अगर एक भी नहीं करता उन 10 में से तो फिर ये वेक्टर स्पेस थी। इसी तरह बाकी भी आप देख सकते हैं। कोई सवाल? अब अगले वाले देख लेते हैं, R2 वेक्टर स्पेस, 2 डिमेंशनल रियल नंबर्स की, लेकिन यानी इस स्पेस में तो ये वही उसी तरह की स्पेस है जैसे पहले थी, लेकिन ये ऐसी स्पेस है जिसमें आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो रीडिफाइन कर लिया अपनी मर्जी से, ठीक है। और आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन को ऐसे कहा है कि अगर आप u वेक्टर को k स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, 2 डिमेंशन है ना तो 2 नंबर होंगे, आंसर आएगा k टाइम्स u1 जैसा पहले होता था, और यहाँ आप एक्सपेक्ट करते थे k टाइम्स u2, लेकिन वो हमने डिफाइन ऐसे नहीं किया, हमने डिफाइन इसको ऐसे किया कि उसका आंसर 0 होगा। हम मैथ के गुलाम नहीं हैं, हमने ऐसे डिफाइन कर दिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब बताएं कि क्या ये क्लोज्ड होगा अंडर वेक्टर एडिशन। देख लेते पहले 1, 2 वेक्टर लिए u और v, इनका सम किया, क्या वो सम R2 में आता है? जी सर। वो सम भी एक 2 डिमेंशनल वेक्टर होगा। यस, इट इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। व्हाट अबाउट स्केलर मल्टीप्लिकेशन? जी यहाँ भी क्लोजर होगा। यहाँ भी ये सही है कि टाइम्स u जो है इसका आंसर आ जाएगा कि u1 टाइम्स 0, जो कि एक 2D वेक्टर है। दिस इज फाइन, तो जब दोनों में हो गया, कौन सी कोई है प्रॉपर्टी जो फेल होती होगी? जी सर, एडिटिव इनवर्स वाली है। एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं, वो नंबर 5 थी, राइट? यस सर। ओके, वो कैसे होगा? यानी आप कह रहे हैं कि माइनस u एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता? जी सर, उस सेट के अंदर नहीं है। माइनस u इक्वल टू 0। ओके, वो कैसा माइनस u होगा जो 0 बनाएगा? माइनस u का मतलब है, अब मैं इसको खोल के लिख रहा हूँ। माइनस u का मतलब है -1 टाइम्स u, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई है 1 के साथ, और वो तो ऐसे डिफाइंड है। अब इसको जब मैं लेके आऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है u1 और u2, और ये प्लस इसको लेके आऊं, -1 टाइम्स u का मतलब है -1 इंटू u1, और इधर क्या आएगा? -1 इंटू u2, जो कि 0 उन्होंने डिफाइन किया। इधर डिफाइन उसको 0 किया हुआ है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। And the answer that I get will be u1 minus u1 0 and u2 plus 0, which is u2, which is not equal to the 0 vector. Okay? यानी ये पॉसिबल नहीं है, तो जो एडिटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता।
So property number 5 fails. Therefore R2 जिसके अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइंड है वो एक वेक्टर स्पेस नहीं, यानी जो एक नई बात पता लगी वो ये पता लगी है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्पेस इटसेल्फ। ये जरूरी है, लेकिन जो ऑपरेशंस किस तरह से डिफाइन हुए हुए हैं वो भी जरूरी है। यानी R2 असल में तो वेक्टर स्पेस है असल में, लेकिन जब आप उसी R2 को उठाते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन को फर्क तरीके से डिफाइन कर देते हैं तो वेक्टर स्पेस नहीं रहती। तो स्पेस भी इंपॉर्टेंट है, डिफाइंड ऑपरेशंस भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इस पे कोई सवाल? नो सर, क्लियर। ओके, आगे चलते हैं। ओके, अब हम जो कॉन्सेप्ट देखना चाह रहे हैं वो है सब स्पेस का। वेक्टर स्पेस का तो हमें पता है, वेक्टर स्पेस वो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है। एक ऐसा सेट जो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता हो उससे हम उस सेट को हम वेक्टर स्पेस कहते हैं। मेरे पास एक वेक्टर स्पेस V है। अगर मैं आपसे कहूं वेक्टर स्पेस V है तो आपको क्या पता लग गया है V के बारे में? अगर मैं कहूं कि सेट V एक वेक्टर स्पेस है तो क्या पता लगे आपको V के बारे में? करके वो 10 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो ये वो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। परफेक्ट। मैं उस वेक्टर स्पेस वाले सेट V में जाता हूं और उसमें तमाम एलिमेंट्स को नहीं उठाता, उसका V का एक सबसेट उठा लेता हूं। V का एक सबसेट उठा लिया मैं, ठीक है जी। ओके। V का मैंने सबसेट उठा लिया, उसका नाम W है। ये जरूरी नहीं है कि अगर V वेक्टर स्पेस है तो W भी वेक्टर स्पेस हो। ये मुमकिन है कि W एक सब सेट तो हो लेकिन सब स्पेस ना हो। सब स्पेस ये तब कहलाएगी कि V जो कि वेक्टर स्पेस है, अगर W भी वो 10 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती है, यानी अगर W भी वेक्टर स्पेस है तो फिर मैं W को कहूंगा, इन दैट केस मैं W को कहूंगा कि ये सब स्पेस है। किसकी सब स्पेस है? V की। और अगर ये वेक्टर स्पेस के रूल्स नहीं सेटिस्फाई करती, ठीक है, नॉट वेक्टर स्पेस, अगर ये वेक्टर स्पेस के 10 नहीं फॉलो करती तो फिर मैं कहूंगा कि W जो है ये सेट सब सेट तो है V का, पर सब स्पेस नहीं। सब स्पेस होने के लिए आपको खुद भी वो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो इसे सब स्पेस कहते हैं। इसको मैं समराइज कर देता हूं। किसी भी वेक्टर स्पेस का एक हिस्सा छोटा, जो छोटा हिस्सा भी खुद भी वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, उस हिस्से को आप सब स्पेस कह देते हैं। वो V की सब स्पेस होगी, वो 10 प्रॉपर्टीज खुद भी सेटिस्फाई करती होगी, वो खुद भी वेक्टर स्पेस होगी। इसमें जो जरूरी बात यह है, ये तो होगी डेफिनेशन। जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी वेक्टर स्पेस के सबसेट हैं, यानी मैं एक वेक्टर स्पेस है V, वो 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, मैं उस वेक्टर स्पेस V में से कोई भी सबसेट उठा लेता हूं, वो ऑटोमेटिकली एनी सबसेट विल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई
प्रॉपर्टीज नंबर 2, 3, 7, 8, 9 एंड 10, ये आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो जिस किस्म की प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपने कोई भी सबसेट उठा लिया वेक्टर स्पेस का, वो सबसेट प्रॉपर्टी नंबर 2, 3, 7, 8, 9, 10 इनको सेटिस्फाई करता होगा। इफ इन एडिशन अगर वो क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वही 1 and 6, यानी W की बात हो रही है, अगर W सबसेट क्लोज्ड है अंडर एडिशन और क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो फिर इट विल नेसेसरली ऑल्सो सेटिस्फाई 4 and 5। इसका प्रूफ अभी दिखा देता हूं कि अगर 1 और 6 ट्रू है तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 4 and 5, 4 थी जीरो वाली, जीरो वेक्टर वाली, 5 थी एडिटिव इनवर्स वाली। अगर 1 और 6 अगर क्लोजर्स दोनों ट्रू हैं तो फिर जीरो वेक्टर और एडिटिव इनवर्स ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि हमने, अगर आपसे पूछा जाए, मैं अगर आपको सवाल करूं कि V एक वेक्टर स्पेस है और उसका मैंने सबसेट उठाया W सबसेट, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वो वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है कि नहीं, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी पड़ेगी इसको आंसर करने के लिए? फर्स्ट और 6। फर्स्ट और 6 क्यों? सर क्योंकि बाकी प्रॉपर्टीज वैसे ही सेटिस्फाई करती है, अगर हम फर्स्ट और 6 को कर लेंगे तो 4 और 5 भी सेटिस्फाई होगी। और सारी कवर हो गई ना? जी सर। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक वेक्टर स्पेस V है और वेक्टर स्पेस V है और उसका मैंने सबसेट लिया W, और वो सबसेट पे सवाल करूं कि वो सब स्पेस भी है या नहीं है, इसको आंसर करने के लिए all you need to verify is are 1 and 6 satisfied or not? यानी is this subset W closed under vector addition? Is it closed under scalar multiplication? अगर ये है तो फिर जीरो वेक्टर भी एग्जिस्ट करता होगा, फिर एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा, यानी 4 and 5, और जो बाकी थी 2, 3, 7, 8, 9 and 10 वो तो वैसे ही ट्रू होंगी अगर आप सबसेट हैं वेक्टर स्पेस के। अब देख लेते हैं कि अगर क्लोजर्स हैं दोनों एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव, तो फिर जीरो वेक्टर और एडिटिव इनवर्स की एग्जिस्टेंस क्यों जरूरी है? आप अपने सबसेट W का एक मेंबर उठा लें, U उसको कह देते हैं। एक्सियम 6 ये कहता है कि K टाइम्स U जो है वो भी W में होगा। एक्सियम 6 अगर ट्रू है तो वो ये कहेगा कि U अगर W में है तो उसका स्केल्ड वर्जन भी W के अंदर ही होगा। और लेट्स से हम W को देखते हैं और हम उसमें वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ये बात तो ट्रू है, इस सबसेट के बारे में ये बात तो ट्रू है कि उसके स्केल्ड वर्जन्स जो हैं वो W के अंदर ही लाई करेंगे। अगर ये बात ट्रू है तो फिर K को एक दफा आप 0 रख लें, KU में K को एक दफा 0 रख लें तो आपके पास आ जाएगा 0 into U 0 वेक्टर। और अगर 6 कहता है कि KU W में होगा तो फिर ये 0 भी W में होगा। इसका मतलब 0 वेक्टर प्रूव हो गया उस सबसेट के अंदर। और अगर आप K को 1 सेट कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1 times U, सॉरी -1 सेट कर दें, सॉरी अगर K को -1 सेट कर दें तो आपके पास आ जाएगा -U जो कि एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो नंबर 5
नंबर 5 मिल जाएगा हाँ जी। सर, बट जिस तरह हमने अभी पीछे एक एग्जांपल देखी थी कि उसने डिफाइन किया हुआ था कि अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k u1 हो जाएगा और u2 0 हो जाएगा। जी जी फिर जी उस केस में तो जो प्रॉपर्टी 5 थी वो सेटिस्फाई नहीं होती थी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी 6 सेटिस्फाई होने से 5 सेटिस्फाई होती है? सो आई एम जस्ट अस्यूमिंग कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो हैं वो स्टैंडर्ड तरीके से डिफाइंड हैं। Is that fine? Yeah. ओके सर। Okay. ओके सो अगर मैं 6 को सच मानूं और या 6 को वेरीफाई कर लूं, अगर मैं कि k टाइम्स u जो है वो भी w का सेट है, तो k को एक बार 0 रख लेता हूं और k को एक बार -1 रख लेता हूं। इसका मतलब ये है कि 0 भी w का मेंबर है और -u भी w का मेंबर है। और अब एक्सियम 1 लेके आ जाता हूं और एक्सियम 1 ये कहता है कि एक्सियम 1 कहता था u प्लस v जो है, अब मैं एक्सियम 1 को ट्रूथ वेरीफाई कर लेता हूँ कि अगर ये भी वेरीफाई हो जाता है कि ये ऐड करके w के अंदर ही आते हैं, तो फिर मेरे पास एक दफा आ जाएगा u प्लस 0 इक्वल्स सॉरी u प्लस 0 इक्वल्स u प्लस 0 इक्वल्स u, और ये नंबर 4 है नहीं, और एक दफा आ जाएगा u प्लस माइनस u इक्वल्स 0, एंड दिस नंबर 5। सो अगर आप ये वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है ये, और आप ये भी वेरीफाई कर देते हैं कि वेक्टर एडिशन में भी ये क्लोज्ड है, अगर ये दोनों बातें वेरीफाई कर लेते हैं आप, तो फिर 4 और 5 ये वेरीफाई हो जाती है। ठीक है, यस नो? एनीवन? जी सर ठीक है। हम ये भी तो कह सकते हैं कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो वेक्टर स्पेस होगा। कौन सी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो कौन वेक्टर स्पेस होगा? जैसे लास्ट टाइम उसने 0 और k u1 रखा हुआ था और कहा था कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूड नहीं होंगी, हाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, तो हम सिंपली तो कह सकते थे कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस होगा। नहीं, असल में आपको ये तो अभी बताया ही नहीं कि W है क्या। अभी ये तो हमने कोई बात की ही नहीं कि W असल में किस किस्म का सबसेट है। हम तो बिल्कुल जनरल, अभी अगली स्लाइड में कुछ एग्जांपल्स आएंगी वहां देख लेंगे, पर अभी तो हम बड़ी जनरल बात कर रहे हैं कि अगर आपको ये पता हो कि V पहले ही वेक्टर स्पेस है लेकिन W उसका कोई सबसेट है, हमने बताना ये है कि W खुद सब स्पेस होगा या नहीं होगा। सब स्पेस होने के लिए उसको वेक्टर स्पेस होना जरूरी है, और अगर W V के अंदर लाई करता है तो प्रॉपर्टीज 2, 3, 7, 8, 9 एंड 10 ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये वैसे ही ट्रू हो जाएंगी क्योंकि आप वेक्टर स्पेस के अंदर बैठे थे। बाकी रह गई 1, 6, 4 एंड 5। हम सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि अगर 6 वेरीफाई हो जाती है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके भी आप W के अंदर ही रहते हैं, अगर ये बात वेरीफाई हो जाती है तो 6 को यूज करके मैं दो बातें प्रूव करता हूं कि 0 वेक्टर भी फिर W का मेंबर होगा और -u जो वेक्टर है ये भी W का मेंबर होगा। और ये दोनों जब मेरे पास बातें आ जाती हैं, 0 वेक्टर और -u वाला वेक्टर, तो फिर मैं 1 को यूज करता हूं कि अगर 1 भी वेरीफाई हो जाता है कि दो वेक्टर्स को ऐड करूं तो आंसर W के अंदर ही आएगा,
तो फिर मैं उनको ऐड भी कर लेता हूँ, u प्लस 0 भी कर लेता हूँ और u प्लस माइनस u भी कर देता हूँ। यानी अगर एडिटिव इनवर्स ना होता तो मैं ये अगर 1 वेरीफाई ना होता u प्लस v वाली बात, तो फिर मैं ये एडिशन ना कर सकता। तो अगर 1 और 6 दोनों ट्रू हैं तो 4 और 5 का ट्रू होना जरूरी हो जाता है और बाकी वैसे ही ट्रू है। तो इन ऑर्डर टू वेरीफाई कि एक सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज इटसेल्फ अ सब स्पेस, आपने सिर्फ W के लिए 1 और 6 को, यानी क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ ये शो करना है। इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। ये काफ़ी सारी टर्म्स आ जाती हैं नई नई, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सब स्पेसिस की एग्जांपल्स देखने लगे हैं। कोई मुझे ये समझा सकता है ये R2++ होगा क्या? अगर आपको कुछ ना बताया जाता और आपसे पूछा जाता R2++, जस्ट यूज सम कॉमन सेंस, यूज इंट्यूटिवली बताएं इसका क्या मतलब होगा। Anyone? सर मेरे ख्याल से सर क्या जिसमें R2 में दोनों एलिमेंट्स पॉजिटिव होंगे। जी बिल्कुल सही, जिसमें दोनों, क्योंकि ये R2 है तो ये 2 डायमेंशनल स्पेस है जिसको आप x एक्सिस और y एक्सिस कहते हैं। उसमें ये वाला जो रीजन है so on, ये सारा वो रीजन है जिसके अंदर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो ये R2++ वाला रीजन। बाय द वे इसको क्या कहेंगे, इस रीजन को? अगर यही R2-। फिर ट्राई करें। R2+-। R2+ प्लस माइनस सर। फिर ये R2 माइनस होगा, राइट? यस सर। और ये वाला होगा R2 माइनस प्लस। माइनस प्लस। ओके गुड। ओके माइनस प्लस। ओके अब असल सवाल पे आते हैं। R2++ जो है ये R2 का सबसेट तो है, सब स्पेस नहीं है। क्यों? सब स्पेस शो करने के लिए क्या क्या शो करना है? नहीं आ रही। कौन से दो चीजें हमने देखनी है? 1 और 6 सर। प्रॉपर्टी। क्लोजर एंड एडिशन देख लें पहले। यस सर। इज इट क्लोज्ड अंडर एडिशन? यस। हाउ? यानी ये जो आंसर आएगा, क्या ये आंसर R2++ के अंदर ही आएगा या बाहर भी जा सकता है? जी सर, दो पॉजिटिव वैल्यूज का जो एडिशन होती है वो पॉजिटिव होती है। हाँ, U के अंदर दो पॉजिटिव नंबर्स पड़े हैं, V के अंदर दो पॉजिटिव नंबर्स पड़े हैं, उनको ऐड कर दें, रिजल्ट में भी दो पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। सो यस, इट इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन? नो सर। नो सर, अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर Yeah. स्पेस से बाहर निकल जाएगा। बिल्कुल। फॉर k लेस देन 0 जो आंसर है वो कहीं ना कहीं, इनफैक्ट वो R2 वो किस में जाएगा? आंसर कहाँ चला जाएगा? कौन सी स्पेस में जाएगा?
सर और किसी बाकी तीनों स्पेस में किसी में भी जा सकता है, डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। नहीं, आई डोंट एग्री विद योर आंसर। सॉरी वो सिर्फ माइनस माइनस में ही जाएगा थर्ड वाली में, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज नेगेटिव है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं। अगर k नेगेटिव हो गया तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी, तो ये R2 माइनस माइनस में चला जाएगा। सो ये जो सब स्पेस है, ये सॉरी ये जो W है, ये सब सेट तो है, ये सब स्पेस नहीं है R2 की। ठीक है, ये क्लियर हुआ थोड़ा सा सब स्पेस और सबसेट का आइडिया? यस सर। ओके, ये सेकंड एग्जांपल भी काफी फायदेमंद है। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से गुजर रही है, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से गुजर रही है, वो R2 का सबस्पेस है, सबसेट भी है, सबस्पेस भी है, एज लॉन्ग एज वो लाइन ओरिजिन में से गुजर रही है। सो ये आपका ओरिजिन हो गया, और लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, और वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन जो एक्सिस वाली है, और टॉक अबाउट, यार ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसके अंदर से कोई भी लाइन ओरिजिन से गुजर रही हो, ये वाली खुद जो एक्सेस है, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से गुजर रही हो, ये सारी की सारी सब स्पेसेस होंगी R2 की। लेकिन अगर कोई ऐसी लाइन हो जो ओरिजिन से नहीं गुजर रही, फॉर एग्जाम्पल ये वाली लाइन, या ये वाली लाइन, या ये वाली लाइन, कोई भी लाइन जो ओरिजिन से नहीं गुजर रही, ये सब सेट्स हैं, सब स्पेस नहीं। Why? ऐसा क्यों है जी? सब स्पेसेस क्यों नहीं है ये R2 की? क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं करती होंगी फर्स्ट और सिक्स्थ। फर्स्ट और सिक्स्थ, एक और भी चीज है जिसपे सेटिस्फाई नहीं करती, बट क्लियरली नजर आ रहा है बगैर कोई कैलकुलेशंस किए। एक खास मेंबर है जो इसमें नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता। जीरो वेक्टर, ये जो ब्लू लाइंस हैं ये ओरिजिन से नहीं गुजर रही। इसका मतलब है कि इन लाइंस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें जीरो वाला पॉइंट कहीं नहीं है। जीरो वेक्टर इन सबसेट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये सब स्पेसेस नहीं है। पर जो रेड लाइंस हैं वो सारी ओरिजिन से गुजर रही है, यानी उन सारी लाइंस के अंदर एक पॉइंट ऐसा जरूर है जो जीरो वेक्टर है, देयरफॉर वो सबसेट्स हैं। ठीक है, इस पे कोई सवाल? ये बात क्लियर हुई? सेकंड बुलेट। यस सर। ये जीरो वेक्टर जिनमें नहीं है वो जस्ट सबसेट्स हैं। सिमिलरली जिस तरह ये R2 में लाइन का रोल है, R3 के अंदर यानी 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई लाइन ले लें या कोई प्लेन ले लें, अगर वो लाइन 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर कोई लाइन या प्लेन ओरिजिन से गुजर रहा है तो वो सबस्पेस होगा। लेकिन अगर वो ओरिजिन से नहीं गुजर रहा तो फिर से वो लाइन या प्लेन सबसेट तो हो सकता है
सब स्पेस नहीं हो सकता क्योंकि जीरो वेक्टर उसके अंदर नहीं हो। वही बात है जो सेकंड बुलेट में लिखी हुई है। अब 3D के लिए करें। फोर्थ बुलेट, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन से होते हैं? जो ट्रांसपोज के इक्वल होते हैं अपने। ओके, सो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके बारे में मैं कह रहा हूं कि वो सब स्पेस होंगी, सब सेट नहीं कह रहा, सब स्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस। ये बात सही है, गलत है? क्या कह रहा है ये? क्या ये वन सेटिस्फाई करता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आंसर विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्लास समझना है। दोबारा बताइएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली बात समझनी है। सिमेट्रिक मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है? ये बताएं। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस सर। सो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है वो सबसेट होता है स्क्वायर मैट्रिसेस का। All symmetric matrices are square, but not all square matrices are symmetric. V एक बड़ी स्पेस है स्क्वायर मैट्रिसेस की और W उस स्पेस का एक सबसेट है सिमेट्रिक मैट्रिसेस वाला। और ये जो सबसेट है W, इसको देखना है कि क्या ये सब स्पेस भी है कि नहीं है। स्क्वायर मैट्रिसेस जो है वो 10 की 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं तो वो वेक्टर स्पेस है। हमने टू शो कि ये जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सबसेट है W, टू शो कि ये सब स्पेस भी है, ऑल वी नीड टू प्रूव इज प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर एक्सियम 1 एंड एक्सियम नंबर 6। तो इसकी वेक्टर एडिशन का क्लोजर जो है वो तो हमने शो कर दिया कि दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस को ऐड करें, रिजल्ट विल स्टिल बी सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। और अगर मैं एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को स्केल करूं बाय k, so the result will be anyone symmetric matrix को scale किया by k। जी सर, सिमेट्रिक ही रहेगा। The result will be symmetric। The result is still symmetric। इसका मतलब है it's closed। Closure, दोनों closures मिल गए। It is closed under addition as well as multiplication, scalar multiplication। और अगर 1 और 6 ट्रू हैं तो इन दोनों से आप शो कर सकते हैं कि 4 और 5 भी ट्रू होंगे, और 2, 3, 7, 8, 9, 10 वो तो वैसे ही ट्रू होते हैं अगर आप वेक्टर स्पेस का सबसेट थे, तो सारे ट्रू हैं, देयरफॉर सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो है सब स्पेस बनाएंगे। ज्योमेट्रिकली हमने पहले भी देख लिया, पर ज्योमेट्रिकली यहाँ भी देख लेते हैं। ये वही ये जो ग्रे रीजन है, ये ग्रे रीजन जो है ये R2++ है, ठीक है। इसको हम देख चुके हैं कि ये सब स्पेस नहीं है। इधर जो R3 के अंदर हम लाई कर रहे हैं, और R3 के अंदर ये एक W जो सब स्पेस है, सबसेट है, ये एक लाइन है। ये 3 डिमेंशनल स्पेस में एक 3 डिमेंशनल लाइन है जो ओरिजिन से गुजर रही है, जिसको W कह रहा हूं मैं। चूंकि ये ओरिजिन से गुजर रही है, इस लाइन के ऊपर अब आप कोई भी वेक्टर उठा लें, U उठा लें, V उठा लें, U+V करेंगे, उसी लाइन पे एक और वेक्टर आ जाएगा। U
प्लस माइनस यू करेंगे तो 0 पे चले जाएंगे। और जीरो वेक्टर, चूंकि ये लाइन ओरिजिन से गुजर रही है, जीरो वेक्टर भी एग्जिस्ट करता है इसके अंदर ही, सेट के अंदर, तो ये सब स्पेस है। k टाइम्स u करेंगे तब भी सेम आंसर, उसी w के अंदर ही आंसर आएगा। तो w इज अ सब स्पेस। ये उसका क्लोजर दिखाया हुआ है एडिशन पे, और ये उसका क्लोजर दिखाया हुआ है मल्टीप्लिकेशन। सर यानी ये वही दो एंट्रीज हैं, 1 and 6 एक्सिम ट्रू गेम। जी बताइए सर, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं बस ये फिगर एक्सप्लेन कर दूं एंड देन आई विल एंड दिस। यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर स्पेस V ये बनी हुई है ब्लू रंग में, लाइट ब्लू, और फिर उस वेक्टर स्पेस V के अंदर एक सबसेट है W ग्रे रंग में। और ये जो सारी प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं, क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये दो एक्चुअली जो देख रहे हैं, उसमें यही किया आपने, W के अंदर एक U लिया है और W के अंदर एक V लिया है, और आपने दोनों को ऐड किया। ऐड करके पता चला कि U प्लस V यहाँ पे आया है। ये पॉइंट वो ग्रे वाली जगह पे नहीं है, ये ब्लू वाली जगह में आ गया। यानी क्या कहेंगे कि क्लोजर अंडर एडिशन है या नहीं है? जी सर, होगा। W के थे U और V, और U प्लस V W में नहीं है, U प्लस V V में है। तो क्लोजर अंडर एडिशन है या नहीं है? नहीं है सर, कर रहा हूँ। W के हिसाब से नहीं है कि मैंने W के मेंबर्स उठाए हैं, U और V ऐड किए और V का मेंबर आ गया, W का नहीं, W से बाहर चला गया। इस तरह स्केलर मल्टीप्लिकेशन हुई है k टाइम्स U, और वो स्केल इतना कर दिया कि मेरा वेक्टर U स्केल हो के रिजल्ट W से बाहर चला गया और V के अंदर ही है। तो अगेन ये क्लोजर अंडर एडिशन नहीं हुआ, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ। तो W is not a subspace of V. It's just a subset of V. जब भी आपकी फाइनाइट होगा ना सबसेट फाइनाइट, तो देन यू विल हैव इश्यूज। आप हर केस में देख लें कि ये सबस्पेस, पहली एग्जांपल में सबस्पेस नहीं थी क्योंकि फाइनाइट एक तरफ से बाउंडेड था, W नीचे नहीं जा सकता था। और ये जो W था ये इन्फिनिटली बड़ी लाइन थी इस केस में, तो ये सबस्पेस बन गई। इधर भी W जो है ये आप बाउंड कर दिया आपने कि जी इन चार बाउंड्रीज के अंदर ही है W। तो जब भी आप इसको बाउंड करते हैं तब ये वेक्टर स्पेस से हट जाता है, ये सबसेट बन जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई और सवाल नहीं है तो मैं एंड कर देता हूँ। है कोई सवाल? एनी क्लैरिफिकेशंस?